नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ में हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इसको लेकर सीएम ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन किया। पीएम ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में न्यायपालिका और सरकार का दायित्व अब बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल पूरा करेगा, तब हम कैसा देश चाहते हैं, हम किस तरह से अपने न्याय व्यवस्था को इसका समर्थ बनाएं कि वो 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, उन पर खरा उतर सके। ये प्रश्न आज हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। भाजपा नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र को बूचड़खाना बताया और सरकार के मंत्रियों पर स्वास्थ्य केंद्र की ओर ध्यान न देने का भी आरोप लगाया। और साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष ने अस्पताल में तैनात चिकित्सकों को नौसिखिया और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाला भी बताया। सरकारी हॉस्पिटल रेफर सेंटर तो बन ही गया है। मैं कल एक युवक को लेके गया था, उसकी तबीयत खराब थी, उसने पाउजन ले रखा था। मैंने देखा, मैं अपने घर से पहुंच गया वहां पर सरकारी हॉस्पिटल में, मगर जो आवास डॉक्टरों को दे रखे हैं, एक भी डॉक्टर मेरे पहुंचने से पहले हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में नहीं पहुंचा, ना ट्रीटमेंट दे पा रहा है। जो डॉक्टर यहाँ हैं उनसे एक नली तक तो लग नहीं पा रही है किसी के। और मैं मानता हूँ ये डॉक्टरों के आवाज़ जो है बीजेपी सरकार ने दे रखे। क्यों दे रखे हैं? जब ये किसी के काम नहीं आ रहे, इमरजेंसी में घर से नहीं निकल पाते 10-10, 20-20 मिनट बाद भी, 25-25 मिनट बाद भी, तो इनके घर भी जो है मुझे लग रहा है इनसे खाली करा लेने चाहिए, जिससे कि पब्लिक को तो कोई लाभ हो नहीं रहा, खाली इनको ही लाभ मिल रहा है। अगर जनरेटर है उसका लाभ भी आम पब्लिक को नहीं मिल रहा। अंधेरे में डॉक्टर जो है टाँके भर रहे हैं और जनरेटर पड़े हुए हैं। ये डॉक्टर जो यहाँ पर जो स्टाफ है बिल्कुल लापरवाह है, और इनकी लापरवाही का नतीजा है कि ये जो है किसी भी उस पर काम नहीं कर रहे हैं, ना काम करना चाह रहे हैं। ये सिर्फ एक बहाना कि साहब यहाँ सर्जन नहीं है, फिजिशियन नहीं है। ये सिर्फ मैं मानता हूँ सुप्रिटेंडेंट का और यहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं सबका एक बहाना। फर्स्ट एड तक नहीं दे पा रहे किसी को। एक इनके पास नाली नहीं है जो नाक में डालने तक की इनकी हैसियत नहीं है। और मैं इसके साथ ये भी कहना चाहता हूँ, अरविंद पांडे जी हमारे मंत्री भी रहे हैं और कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। अरे तुम 74 की फाइल से किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तुम इस हॉस्पिटल के बारे में सोचो, इस हॉस्पिटल के बारे में नहीं सोच रहे। एनएन 74 के बारे में उन्हें ज़्यादा चिंता है। एनएन 74 में कौन फंस रहा कौन नहीं फंस रहा, इससे बाजपुर की जनता को कोई सौकार नहीं है। ये चीज़ें 5 साल पहले देख। बीएसएफ इंस्टीट्यूट के कमांडेंट महेश कुमार नेगी की देखरेख में सीआरपीएफ अकेडमी गुरुग्राम के असिस्टेंट कमांडेंट प्रशिक्षार्थियों के बैच नंबर 53 और 85 प्रशिक्षित समेत आपको बता दें कि 3 महिला प्रशिक्षु अधिकारियों ने सहायक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक बीएसएफ रूट ऑफ एडवेंचर इन एडवांस ट्रेनिंग देहरादून में आयोजित किया गया था। इस मौके पर संस्थान के कमांडेंट महेश कुमार नेगी ने बताया कि शैक्षिक प्रशिक्षण से शारीरिक और मानसिक मनोबल बढ़ता है और साथ ही एक नई ऊर्जा का संचार भी होता है। उन्होंने बताया कि ये ट्रेनिंग सेंटर बीएसएफ का ही नहीं बल्कि समस्त केंद्रीय पुलिस बल और राज्यों की पुलिस बल और आपदा प्रबंधन बलों को साहसिक राहत का प्रशिक्षण देता है। कैसे हम अगर किसी नई जगह जाते हैं, वहाँ का नया टेम्परेचर रहता है, नया माहौल रहता है, उसमें कैसे ढलना है। फर्स्ट डे हमें वो बताया गया। सेकेंड डे हमें माउंटेन रॉक क्राफ्ट जिसे कहते हैं उसके बारे में बताया गया कि कहीं अगर हम जंगल में हैं और हमें हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक करना है तो हम कैसे उसमें ऊपर चढ़ें विद द हेल्प ऑफ जुमारिंग, रॉक क्लाइंबिंग, कॉम्बैट क्लाइंबिंग, रैपलिंग, इन सब का हमें ट्रेनिंग दिया गया। फिर हमें राफ्टिंग के लिए ले जाया गया कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां हमें पानी में ट्रैवल करना है, क्रॉस करनी है नदी, तो उसमें राफ्टिंग में क्या तरीका रहता है बैठने का, कैसे हमें अपने पैरों को फिक्स करना है राफ्ट में, ये सब हमें बताया गया। फिर हमें अंदर इंटीग्रेटेड ऑब्स्टिकल कोर्स में भी ले जाया गया जहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मिली। और ऑल इन ऑल ये बहुत। आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो है 24 अप्रैल को डैगो सीआरपीएफ के 83 ऑफिसर्स एक वीक के एडवेंचर ट्रेनिंग के लिए यहाँ आए हैं और इस एक वीक के दौरान हमने इनको तीनों फील्ड ऑफ एडवेंचर, जल, थल और नभ, उससे इनको प्रशिक्षण दिया है। खासकर जो है हाई अल्टीट्यूड रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में, क्योंकि जंगलों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। साथ में रोप वर्क के बारे में, जुमारिंग, रैपलिंग,
प्री नोटेड क्लाइंब, रो फिक्सिंग और साथ ही साथ एडवेंचर ट्रेनिंग जो एक्वेटिक का है उसमें हमारे को सर्वाइवल एंड रेस्क्यू इन वाटर्स, खासकर जो LST इनकी कैसे सर्वाइव ये करेंगे, और साथ ही साथ इनको राफ्टिंग, कयाकिंग और स्टैंड अप पैडल का, जो इनको आने वाले टाइम में इनके जो एरिया होंगे वहाँ पे इस तरह की आपदा होने पे भी काम आएगा। हल्द्वानी में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरिदत्त बहुगुणा की पुण्यतिथि के अवसर पर सेनानियों, वीर नारियों और उनके उत्तराधिकारियों को सम्मानित किया गया। नगर निगम सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राज्य भर से सेनानियों और उनके परिजनों की उपस्थिति रही। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने वीर सेनानियों और उनके आश्रितों को शॉल और फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान कुमाऊं आयुक्त ने कहा कि कुमाऊं का क्षेत्र वीर सेनानियों का गढ़ रहा है। ऐसे में जहां के सड़कों और मुख्य चौराहों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर रखने और सेनानियों के गौरव को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि वीर सेनानियों की बदौलत ही देश को आजादी मिली है और ऐसे में उनके और उनके आश्रितों से जुड़े मामलों में प्रशासनिक अधिकारियों को भी संवेदनशील दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला ने भी प्रशासनिक अधिकारियों से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों से जुड़े मामलों को गंभीरता से निपटाने की अपील की। बहुगुणा जी जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके आज पुण्यतिथि में अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आज सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को, वीरांगनाओं को, सभी को सम्मानित करने का आज कार्यक्रम रखा गया और एक भव्य अच्छा कार्यक्रम, और जो कहीं न कहीं हमारे सेनानियों के गौरवशाली इतिहास को हमें बताता है और जिस पराक्रम और गौरव से उन्होंने भारतवर्ष को आज़ाद कराया, उसके भी हम सब लोग अपनी श्रद्धा सुमन। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरिदत्त बहुगुणा जी की पुण्यतिथि है और उसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है और राज्य भर से जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके आश्रित हैं, वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सबसे पहली बात तो उनका मैं सम्मान करना चाहता हूँ, उनका स्वागत करना चाहता हूँ। आपकी कुछ मांगे रहती हैं जिसमें विशेषकर जो सक्सेशन सर्टिफिकेट्स हैं उनको लेके रहते हैं। कुछ जगहों पे लैंड्स भी हैं जिनके पट्टे गवर्नमेंट ने समय समय पे दिए हैं, उसको लेके दिक्कत रहती है। और एक ये बात भी है कि जो हमारे गवर्नमेंट के पुराने जियोज भी हैं जिसमें हम अपने चौराहों को, सार्वजनिक मार्गों को हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स उनके नाम पे करते हैं, उनको याद करते हैं ताकि उनकी जो गाथाएँ। दूसरे रावत जी गए, तीसरे रावत जी गए, तो अभी धामी जी आए हैं। न तो मेरे गांव में रोड है, जबकि ये जब कोरोना काल लगा इससे पहले की मंजूर है वो रोड, चौथी पैमाइश उसकी हो चुकी थी। अच्छा, मेरे लिए एक हैंडपम्प लागू था गांव से बाहर, लड़ना पड़ता है। अब लड़ते लड़ते भी कहाँ तक लड़ेंगे। मुख्यमंत्री वहाँ से लेटर आते हैं और सरकारी अधिकारी आते हैं, पूछते हैं भाई कहाँ बनेगा, क्या बनेगा। होता कुछ नहीं है, बस वो कागजों में आए और गए, अपना टे बना चल दिए। पानी मेरे घर पर नहीं है, 8-8 में 10 दिन में 4-4, 5-5, 6 दिन में पानी। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को आज सम्मानित किया गया है, लेकिन जो समस्याएं हैं, जो जन समस्याएं हैं, जो इनकी रोज़ की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान तो नहीं हो रहा। जैसे उत्तराखंड में आजकल बिजली की बड़ी समस्या है, पीने के पानी की बड़ी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बड़ी ख़राब चल रही हैं। तो ये सारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। एक दिन आप सम्मानित करके उनको एक दिन सम्मानित करके नहीं चलेगा, क्योंकि जनता जो है उसको रोज़मर्रा के जो समस्याएं उनका सामना करना पड़ता है। उन समस्याओं को सरकार ने गंभीरता से सोचना चाहिए और गंभीरता। काली सेना के प्रमुख स्वामी विनोद महाराज ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर डाडा जलालपुर की घटना के दोषियों की गिरफ्तारी और निर्दोष संतों की रिहाई की मांग को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान विनोद महाराज ने कहा कि अगर फरार आरोपियों को गिरफ्तारी और संतों की रिहाई नहीं हुई तो फिर काली सेना सड़कों पर आंदोलन करने को बाध्य होगी। उन्होंने कहा कि हिंदू हितों को लेकर दोनों संत सदैव ही हिंदुओं के संरक्षण संवर्धन की बात करते हैं। हिंदुओं के उत्पीड़न पर संज्ञान लेना गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर संतों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर फंसाने की कोशिश करते रहते हैं।
देखिए, हमारा ये कहना है कि जिसने ये उपद्रव शुरू किया है वो आज भी आज़ाद है। हमने एक न्याय की मांग उठाई। हमने शासन प्रशासन से कहा कि जिस व्यक्ति ने ऐसा दुष्कर कार्य किया है उसको आप तुरंत दंडित कीजिए, तो वो आज़ाद है। उसके अलावा हमको जो समय दिया गया पुलिस द्वारा कि 1 हफ्ते के अंदर उस पर कार्रवाई करेंगे, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हमने पुलिस से उस पर जवाब जानना चाहा तो उल्टी कार्रवाई हमारे ऊपर हुई है। 2 संतों को हमारी जेल भेजा जा चुका है। हम इसके विरोध में आज सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से डीएम साहब को ज्ञापन भेज रहे हैं ताकि कम से कम निर्दोषों को तो। ईद के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। ईद के त्योहार को लेकर सीओ मंगलौर पंकज कुमार के सीएलजी मेंबर और ग्रामीणों के साथ बैठक की और ईद के त्योहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने की अपील की और साथ ही अफवाह फैलाने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की गई। ईद के त्योहार पर आपसी भाईचारा बनाते हुए शांतिपूर्वक तरीके से इस त्योहार को बनाए जाने को अपील की लगातार वहां पर की गई। और आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से भी संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल को लगाया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। और साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस प्रशासन कड़ी नजर रखेगा। बेवजह अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईद का त्यौहार है 2 या 3 मई को, उसके संबंध में जो हम थाना मंगलौर क्षेत्र के सभी जो सीएलजी मेंबर्स और गणमान्य व्यक्ति हैं उनको बुलाकर उनके संबंध में उसकी बैठक की गई ताकि इस त्यौहार को हम शांतिपूर्वक संपन्न करा सकें। तो सोशल मीडिया पर कोई भी गलत टिप्पणी करेगा तो उस पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और इसमें अगर ये सभी से मैं अपील भी करना चाहूँगा, यदि ऐसी कोई टिप्पणी संज्ञान में आती है तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म करें। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पुलिस ने प्रदेश में वेरिफिकेशन अभियान चलाया था। इस दौरान कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए प्रदेश में संदिग्ध लोगों को चिन्हित करना था। इस दौरान पिछले 10 साल के दौरान प्रदेश में आकर बसे लोगों का वेरिफिकेशन करना पुलिस ने शुरू किया। वेरिफिकेशन के दौरान चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। पुलिस के इस अभियान में अब तक 2300 से ज्यादा लोग संदिग्ध मिले हैं और अब पुलिस इन लोगों पर अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज करके कार्रवाई कर रही है। जानकारी के अनुसार राज्य में फिलहाल वेरिफिकेशन अभियान को 3 दिन और सघनता के साथ में चलाया जाएगा। इस दौरान 55,000 से ज्यादा लोगों का वेरिफिकेशन किया जा चुका है। 2300 संदिग्ध लोगों के मिलने के साथ ही पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अब पुलिस का मानना है कि आने वाले 3 दिनों में और बड़ी संख्या में संदिग्ध लोगों के मिलने की उम्मीद है और इसके साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था को और सही करने में बड़ी मदद मिलेगी। मुनीकीरेती थाना अंतर्गत रात को पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान बाइक पर सवार होकर हुड़दंग करने वाले 14 लोगों की बाइक पुलिस ने पकड़कर सीज की। प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि सभी वाहन सवारों को दोबारा से इस प्रकार की गलती नहीं करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि दोबारा अगर पकड़े गए तो बाइक तो सीज होगी ही और साथ ही उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के एक नवयुवक यशपाल के दुबई से गायब होने की खबर सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गई। युवक की 3 मई को शादी होनी है। सोशल मीडिया से जहां सूचनाएं तेजी से फैलती हैं तो वहीं सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं। इस मामले में भी देवप्रयाग विधानसभा के कोटे गांव के एक नवयुवक जो कि दुबई में नौकरी करता है और उसकी शादी 3 मई को होनी थी, उसके बारे में खबर फैली कि वो दुबई से लापता हो गया, लेकिन मामला कुछ और ही निकला। दरअसल घर आते वक्त यशपाल के दस्तावेजों में कमी के चलते वो घर नहीं पहुंच सका और ना ही वो इस सूचना घर तक पहुंचा सका, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ग्रामीण और यशपाल के जानने वालों ने उसकी दुबई एयरपोर्ट से लापता होने की खबर वायरल कर दी। उनसे बातचीत हो रही है, सब कुछ हो रही है। बातचीत कब हुई थी आपकी? बातचीत तो मतलब आज हुई, तो कल तो उसने फोन बंद कर रखा था। तो आज उसने बात करके कि चलो भाई मैं अब कागज़ जो है हमारे पास तो आज बन जाएगा, आज नहीं बनेगा तो हमारे पास बीच में छुट्टियाँ हैं तो मतलब 2-4 दिन लग जाएंगे। तो जो ये सोशल मीडिया पे चलता है उसको आप खंडन कर रहे हैं? ना खंडन जो जो है कि मतलब इसको कोई गलत अफवाही है आप। तो क्षेत्रीय विधायक से कुछ सहयोग मिल रहा है आपका? क्या मिला हमको, हमारे से कुछ नहीं मिला। हमने कल उसने बोला था, हमने कहा चिट्ठी दो, हमने चिट्ठी दी थी। इस पर हमारे पास ये इनमें संज्ञान में बात आई थी।
जिसमें कि हमारे माननीय विधायक जी ने जिसमें कहा था कि हम भारत सरकार तक बात पहुँचाएंगे। मैं भी चाहता हूँ कि भारत सरकार इस बात को सुने और इस बात पे जांच बिठाए और जल्द से जल्द इनको ढूंढने को, क्योंकि इनकी 3 तारीख को इनकी शादी भी होना तय हुआ था, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है और हम सब इसके लिए बहुत दुखी हैं और पूरे विकास में दुखी है और हमें सरकार से पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि वो इस परियोजना को संज्ञान लेंगे और जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करने के बाद उस लड़के को जल्द से घर पहुँचाएंगे। ऋषिकेश राजमार्ग से सटे रानी पोखरी क्षेत्र में बन रहा खेल मैदान स्थानीय युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने में कारगर साबित होगा। इस मैदान के सामने 200 लोगों के सामने क्षमता वाले सामुदायिक भवन होने से छोटे बड़े शादी विवाह के आयोजन हो सकेंगे। आपको बता दें कि ये मैदान 18,30,000 रुपए में मनरेगा योजना के तहत तैयार कराया जा रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी ने बताया कि इस मैदान में पहाड़ी संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत एक बाउंड्री हमारे पुराने बहुत टाइम पहले कराई गई थी, जो काफ़ी टूट चुकी थी। तो यहाँ पर लोगों का आए दिन रात को लोग आके यहाँ गलत काम करते थे, बड़ी दिक्कतें होती थी। तो मैंने एक पहल रखी थी कि भाई मिनी स्टेडियम टाइप का यहाँ पर बनाया जाए बच्चों को खेलने के लिए भी, और साथ साथ एक सामुदायिक भवन भी बनाया है जो काफ़ी बड़ा भवन बन रहा है, जिसमें सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी, और लोग गरीब लोग हैं या कुछ बाहर से अब नए लोग आए हैं 100 गज में ज़मीन लेके बनाते हैं, तो शादी ब्याह वगैरह सब लोगों के घर में होती है। तो एक हर आदमी वेडिंग पॉइंट भी बुक नहीं कर पाता और वेडिंग पॉइंट भी बुक रहते हैं क्योंकि शादी की डेटें भी एक दिन ज़्यादा होती हैं। तो उस पर्पज़ से ये शादी के लिए भी हो जाएगा, लोगों के गरीब लोगों की शादी ब्याह के लिए भी हो जाएगा और छोटी इनकम ग्राम सभा की भी हो जाएगी, ताकि ग्राम पंचायत में और अपने ग्राम पंचायत के कामों में पैसा लग सके। एक स्टेडियम को, इस मिनी स्टेडियम को, खेल मैदान को बहुत अच्छा बनाया जाए और लोगों को, गाँव के लोगों को, सब लोगों को यहाँ पर सुविधाएँ मिल सके। एक थीम ये भी है कि मैं अपने पुराने इस ग्राम पंचायत की जो पुरानी चीज़ें थी उनकी एक छोटे उत्तराखंड में इस साल बिजली संकट गहराने के बाद सरकार को केंद्र में डंप पड़े 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की याद आ गई है। ये 10 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी भी हरी झंडी दिखा चुकी है। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग में भी इजाफा हुआ है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय की भी एनओसी मिल चुकी है। सिर्फ केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का अभी अड़ंगा लगा हुआ है। मंत्रालय की इन आपत्तियों को दूर करने और सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी किए जाने को लेकर सरकार ने होमवर्क भी करना शुरू कर दिया है। राज्य में 34 हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसमें 24 प्रोजेक्ट को लेकर नेगेटिव रिपोर्ट दी गई। 10 प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई गई थी। इन 10 प्रोजेक्ट के 769.3 मेगावाट बिजली पैदा होनी है। जल शक्ति मंत्रालय इन प्रोजेक्ट पर आपत्ति जता रहा है। इस संबंध में जल्द ही सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के बीच में बैठक भी होनी तय हो चुकी है। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना काल के 2 साल बाद बाजार फिर से गुलजार हो गए हैं। त्योहारों पर बाजारों में फिर से रौनक दिखाई देने लगी है। पिछले 2 सालों से बंद पड़े बाजारों में ग्राहकों की भीड़ से लोग, आपको बता दें कि व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। त्योहारों के सीजन पर बाजारों में खरीदारों की भीड़ बढ़ी हुई है। पिछले 2 सालों से कोरोना की मार झेल रहे व्यापारियों के कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया था। कोरोना काल समाप्त हुआ तो लोगों की जीविका भी पटरी पर लौट आई है। कोरोना के चलते सभी व्यापार पूरी तरह से ठप हो गए थे। शादी समारोह से लेकर सभी त्योहार फीके पड़ गए थे, लेकिन इस बार फिर से बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। ईद के त्योहार पर अधिकतर दुकानों पर अब खरीदारों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। थोड़ी सी रौनक मार्केट में लौटी है, क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार कोरोना की वजह से मार्केट बिल्कुल डाउन पड़ी थी। मार्केट खुली नहीं थी, ना ईद हो पाई थी, ना ही लोग खरीदारी के लिए निकले थे। हम लोगों ने भी पिछली बार में काफ़ी मार्केट से मतलब कर्ज लेके माल भरा था, लेकिन वो सारा माल बिल्कुल ऐसे ही डंप हो गया। लेकिन इस बार जो है सारी चीज़ खुल चुकी है, तो लोगों में एक खरीदारी के प्रति उत्साह है और इसी उसमें अब खरीदारी मार्केट की बढ़ चुकी है। लगातार भीड़ भी हो रही है दुकानों पे, तो कहीं ना कहीं दुकानदारों के चेहरे खिले हैं ताकि वो अपने पिछले नुकसान की पूर्ति इस बार। 2 साल तो हमारे बहुत बेकार गए व्यापारियों के। ईद के दोनों सीजन खराब हुए
और इस बार थोड़ा राहत है, कुछ ग्राहक निकले हैं, लेकिन जो मूवमेंट होना चाहिए वो अभी मार्केट में दिखाई नहीं दिया। या तो कुछ लोगों को या तो ज़्यादा छके हुए हैं, या कुछ मजबूरी है, या उनको पास पैसा कम है, कुछ ना कुछ तो कारण है। और इसी के साथ में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।